देखिए बच्चों, तरुण स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विषय अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में अध्याय 2 पद परिचय के पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न आता है। तो पद परिचय, पद का परिचय देना, जैसे किसी व्यक्ति का परिचय देना उसी प्रकार से पद का भी परिचय दिया जाता है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार से दिया जाता है: लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। तो जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बनता है। तो ये पद की परिभाषा है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बनता है, और उसी पद को व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यह परिचय 4 प्रकार से दिया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी जाना: लिंग, वचन, कारक और काल। जैसे रवि चाय बनाता है, उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं, तो इसमें एक वाक्य है और इसमें सबसे पहले अपन लिंग जानेंगे। रवि चाय बनाता है, तो रवि वैसे लड़के का नाम है, लेकिन वाक्य जब पूरा होता है, यहाँ देखिए बनाता है, तो ये बनाता है इसका मतलब है कि पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग। उसके बाद में वचन, रवि चाय बनाता है, रवि अकेला है, तो एक वचन। और कारक, काम को करने वाला, जैसे कि एक कर्ता कारक है। रवि चाय कौन बना रहा है? रवि बना रहा है, तो कर्ता कारक। और उसके बाद में काल, वाक्य को पढ़ने पर काल की पहचान हो जाती है। जैसे रवि चाय बनाता है, तो ये वर्तमान काल हो गया। पद के 2 भेद होते हैं: विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद वह होता है जिसमें लिंग, वचन, काल और कार्य के आधार पर परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी पद जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, और इसे अवयव भी कहते हैं। अब विकारी पद लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद में परिवर्तन होता है। और ये 4 प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले अपन जानेंगे संज्ञा के बारे में। विकारी पदों के अंतर्गत संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा का अर्थ है किसी का नाम, चाहे कोई भी हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, व्यक्ति हो, संज्ञा नाम को कहते हैं। और वैसे इसकी परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब तीनों की पहचान के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रमेश, गंगा, हिमालय, जयपुर, ये सभी वस्तुएं एक एक है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो। जैसे ये शहर है, उदाहरण के तौर पे शहर में कोई भी या किसी भी शहर का नाम हो सकता है। पक्षी में किसी का नाम हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है, बालक, नदी, पर्वत आदि। और इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरीबी, अच्छा, बचपन, शीत, गर्मी आदि। अब इसके बाद में विकारी पदों में दूसरा देखते हैं सर्वनाम।
सर्वनाम अक्सर संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में आता है। किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम उसकी जगह पुरुषवाचक सर्वनाम आता है और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो किसी भी बात को कहता है, कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। इसी प्रकार दूसरा है मध्यम पुरुष, सुनने वाला। जिसको बात कही जाती है वो सुनने वाला होता है। जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हारा। और इसके बाद अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाती है तो यहाँ मौजूद नहीं है और जिसके बारे में बात कही जाती है वह, वे, उसका, उनका आदि। उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयुक्त होता है। जैसे खुद, स्वयं, अपना, अपनी। ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का, वह गाय, वे फल जो सामने दिखाई दे रहे हैं और निश्चित है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है जरूर, जैसे कोई, कुछ आदि। फिर इसके बाद में संबंधवाचक, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को सूचित करता है। दो व्यक्तियों के बारे में है या दो वस्तुओं के बारे में। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रकार अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक के रूप में यानी प्रश्न के रूप में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, कब, क्या। इसके बाद विकारी पदों में अपन जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक। तो संज्ञा के गुण, रूप, रंग, आकार, दशा आदि बताता है और ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का, काला सांप, बीमार स्त्री। तो यहाँ लड़का है लेकिन कैसा है, उसका गुण कैसा है, वो सुंदर है। काला सांप, तो सांप का रंग कैसा है, काला। इस प्रकार स्त्री, बीमार स्त्री। फिर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा की संख्या प्रकट करने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कोई भी संज्ञा है उसकी संख्या बताता है। जैसे 2 पुस्तकें, तो 2 या संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार 5 पेन, तो 5 संख्यावाचक विशेषण। फिर है तीसरा लड़का, तो ये तीसरा लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर है परिणामवाचक। वस्तु की माप या मात्रा को व्यक्त करना, माप या मात्रा को बताना। जैसे थोड़ा पानी, बहुत काम, 2 किलो शक्कर, 5 मीटर कपड़ा। वस्तु कितनी है
उसी के बारे में बताता है, परिणाम बताता है, उसका माप बताता है, तो ये परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। फिर है संकेतवाचक, किसी संज्ञा की ओर संकेत करना। जैसे यह है बच्चा, बच्चा संज्ञा शब्द है, लेकिन उसकी ओर संकेत किया जाता है कि यह, वह पक्षी, ये पुस्तकें, कोई आदमी, तो संज्ञा की ओर संकेत करना संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में विशेषण के अंतर्गत विशेष्य भी होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे काला घोड़ा, तो विशेषता काला है और किसी विशेषता बताई जाती है घोड़े की, तो यहाँ घोड़ा विशेष्य हो जाता है। इसी प्रकार क्रिया, विकारी पदों में चौथा शब्द है क्रिया। किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अक्रमक और सक्रमक। तो अक्रमक क्रिया का मतलब होता है इसमें कर्म नहीं होता है, सीधा सा अर्थ है कि इसमें कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया में व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म को छोड़कर इसमें व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेलता है, राम हंसता है, वह सोती है। तो उदाहरण में देखिए, वह खेलता है, वह खेलता जरूर है लेकिन क्या खेलता है, तो इसमें क्या के रूप में कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार क्रिया का दूसरा भेद सक्रमक क्रिया, इसमें कर्म अवश्य होता है, कर्ता के साथ साथ कर्म भी होता है। तो परिभाषा के रूप में जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म अवश्य होता है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, मोहन आम खाता है। तो इस क्रिया में क्यों या क्या के रूप में उत्तर मिलता है। जैसे राम क्या खेलता है, तो राम क्रिकेट खेलता है। मोहन क्या खाता है, तो मोहन आम खाता है। इसके अलावा पद परिचय में लिंग के रूप में पद परिचय दिया जाता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कि एक वचन है या बहुवचन है। काल के रूप में भी परिचय दिया जाता है कि वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्यत काल है। और कारक के रूप में भी, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, सपादान से, संबंध का के या रारे री, अधिकरण कारक में मैं पेपर, और संबोधन में हे अरे ओए। इस प्रकार से पद परिचय दिया जाता है।